नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। कृषि जगत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के अंक में मैं हूं आपके साथ दिव्या। दर्शकों, कृषि जगत कार्यक्रम में हम आप सभी के समक्ष ऐसे विषय लेकर आते हैं जो समसामयिक होते हैं और किसानों को उनकी खेती में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। आज का हमारा विषय है रबी की फसलें। हम सभी जानते हैं कि रबी की फसल किसान अपने खेतों में करने वाला है और इसका सही समय है अक्टूबर और नवंबर। जी हाँ, हम और आप सभी जानते हैं कि जो रबी की फसलें होती है वो उनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और हम और आप जानते हैं कि हर मौसम की अपनी खूबी होती है। सही मौसम का चुनाव करके सही फसलों को उगाया जा सकता है ताकि किसान जो है अपना जो उपज है अच्छे से निकाल सके। जैसे आज का हमारा टॉपिक है रबी की फसलें और इस महत्वपूर्ण विषय पर महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अनिल चौधरी जी, जो कि प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं सेंटर पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंबलोई में। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, जैसे आज का हमारा टॉपिक है रबी की फसलें और रबी की फसलें क्या होती है, कौन कौन सी किस्में होती है और कैसे बीजों का चुनाव करना है, इस पर आज हम विस्तार पूर्वक आप सभी से हमारे किसान और बागबान भाई जानेंगे। और सबसे पहला जो प्रश्न मैं पूछना चाहूँगी वो यही कि जो रबी की फसलें होती है वो कौन कौन सी होती है और कैसे इसके लिए खेत की जो है जुताई अच्छे से की जा सकती है। किसान भाई, रबी की पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि रबी की फसलें क्या होती हैं। तो आपको पता है कि अब हमारी जो मानसून है वो लगभग बंद हो गई है और धीरे धीरे ठंडक आना शुरू हुई है। जी। तो ये जो सर्दियों के मौसम में जो भी फसलें लगाई जाती हैं इनको बोलते हैं रबी फसलें। और जैसे कि आपने बताया दिव्या कि रबी की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं। तो अगर अनाज के बारे में हम लोग बात करें तो हमारी मुख्य फसलें हैं गेहूं और जौ। ये हम लोग अनाज के लिए आटे के तौर पे यूज़ करते हैं। फिर आती हैं हमारी दलहनी फसलें जो दाल वाली फसलें हैं। दाल वाली फसलों में हमारा चना महत्वपूर्ण फसल है, एक रबी की दाल वाली। उसके साथ ही हम लोग मटर लगाते हैं और मटर भी लगाते हैं। ये सूखा जो मटर है वो दाल के लिए यूज़ होता है और जो हरा मटर है उसको हम लोग सब्जी के तौर पर यूज़ करते हैं। फिर बात आती है हमारी तिलहनी फसलों की, जो तेल वाली जो भी फसलें हैं जैसे तोरिया है, ब्राउन सरसों है, फिर हमारी गोभी सरसों है, फिर राया है। ये जितनी भी फसलें हैं, फिर तारा मीरा लगाते रहे हैं लोग, हमारे बुजुर्ग पहले तारा मीरा पशुओं के लिए लगाते थे। फिर ये जो फसलें हैं ये हमारी तिलहनी फसलें आती हैं। उसके अलावा हम लोग रबी में कुछ एक जैसे प्याज लगाते हैं, लहसुन लगाते हैं, गोभी और फूल गोभी और पत्ता गोभी तो हर साल ही होती है, लेकिन ये भी रबी वर्गीय में आती है। अच्छा, क्योंकि जो निचले और मध्य क्षेत्र है इसमें रबी के सीजन में लगती हैं। तो जो भी फसलें इस सीजन में लगती हैं इनको हम लोग रबी फसलें बोलते हैं। जी, आपने बहुत सारी फसलें गिना दी, जैसे गोभी लगती है, मटर और गेहूं, जो कि हमारी जो रबी की जो मुख्य फसल होती है। लेकिन सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि उचित समय कौन सा रहता है जो रबी की फसलें होती है उनको उगाने के लिए, इसके बारे में बताएं। ये देखो, अगर हम लोग गेहूं की बात करें तो गेहूं के भी निचले क्षेत्रों में हम लोग जो है वो अब ऐसे समझ लो कि अर्ली लगती है। अर्ली जो फसल लगती है वो हम लोग 15 सितंबर के बाद ही, जैसे हम लोग गेहूं काटते हैं उसके बाद हम मक्का काटते हैं तो उसके बाद ही हम लोग लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये अगेती गेहूं का एक पीरियड आता है जो 15 सितंबर से लेके आप 15 अक्टूबर तक बोल लो, 20 अक्टूबर तक लगा लो। और 20 उसके बाद जो मध्य जो हमारा जो सीजन आता है वो आप लोगों का 20 नवंबर तक आता है। फिर एक लेट गेहूं भी होती है, इसकी अलग किस्में होती हैं, तो वो आपके 15 नवंबर से लेके हम लोग 5 दिसंबर या 10 दिसंबर तक जो हम लोग खासकर निचले क्षेत्र में जो है वो 10 दिसंबर तक हम लोग लगा सकते हैं। तो अगेता गेहूँ, फिर सीजन का गेहूँ, फिर लेट गेहूँ, इस तरीके करके गेहूँ के भी टाइम है। फिर तोरिया की बात करें तो तोरिया के लिए हम लोग 15 सितंबर से लेके जितने जल्दी होके, ताकि हमने फिर नवंबर इसको दिसंबर में काट के फिर हमने कोई और फसल भी लेते हैं। ये जेठ की फसल है। तो उसके बाद जो हमारा सरसों है, चाहे गोभी सरसों है, चाहे राया है, ये 15 अक्टूबर के बाद 20 नवंबर तक कभी भी लगा सकते हैं। यही समय हमारे मटर का है निचले मध्य क्षेत्रों में। और सरसों आप लोगों के जो चना है, मसर है, इसका भी यही 20 नवंबर तक का समय है। तो बोलने का मतलब है ये जो 15 अक्टूबर, मोटे तौर पे 15 अक्टूबर से 20
नवंबर या 25 नवंबर के बीच का जो समय है वो विभिन्न फसलों को किस्मों के अनुसार जो है वो एक उचित समय है। जी। तो हर ये जो टाइम स्पेन है इसके लिए अलग अलग किस्में हैं रबी की फसलों में भी। जी जी, आपने तो बहुत अच्छी किस्में गिना दी कि कब कब हमें कौन कौन सी रबी की फसल लगानी चाहिए, उसका भी आपने सही जो समय के बारे में सर ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। सर आपसे जानना चाहेंगे टेक्निक्स के बारे में, जो खेतों में जब रबी की फसल उगाई जाए तो क्या क्या ऐसी तकनीकें हमारे किसान और बागबान भाई अपने खेतों में अपना सकते हैं ताकि जो उनकी फसल का पैदावार भी उनको अच्छा मिले और मार्केट प्राइस भी अच्छा मिले, क्या क्या ऐसी टेक्निक उनको फॉलो करनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया है दिव्या आपने। और किसान भाइयों, अगर आप बैठे हो तो एक कॉपी पेन भी रख लो साथ में, ताकि बीच में कहीं मैं किसी किस्म के बारे में, बीज की मात्रा के बारे में बात करूं तो आप उसको नोट कर लें। जी। और हमेशा हमारे पास एक रजिस्टर जो है, जैसे विद्यार्थियों के पास कॉपियाँ हैं, किताबें हैं, एक ज्ञान का भंडार होता है, उस तरीके से हमारे किसान के पास भी होना चाहिए। तो पहले तो बात आती है, अगर आपने अच्छी खेती करनी है, अच्छी पैदावार लेनी है और लाभ करना है, तो खेत का चुनाव, सर्दियों का मौसम होता है तो हम ऐसा खेत का चुनाव करें जिसमें पूरे सर्दियों में धूप आती हो और जहाँ पानी का निकास अच्छा हो, सिंचाई की व्यवस्था हो तो पानी न खड़ा होता हो, बरानी क्षेत्र भी हो तो एटलीस्ट धूप और मिट्टी की जो स्वास्थ्य है वो अच्छा हो। फिर बात आती है हमारी अच्छी जुताई की। खेत को जो है रबी की फसलें, क्योंकि अब शुरू हो गया है बिजाई का समय, तो आप लोग 2-3 जुताइयाँ कर लें। ट्रैक्टर से कर रहे हैं निचले मध्य क्षेत्रों में तो आप लोग 2-3 बार ट्रैक्टर फेरें, डिस्क हैरो फेरें, उसके बाद कल्टीवेटर और पाटा चला के जो है मॉइस्चर को कंजर्व कर लें। और जो हल चला रहे हैं तो वो भी 2-3 जो हल वाले ऊंचे क्षेत्र हैं जहाँ बैलों से ही खेती हो रही है तो वहाँ पर आप लोग 2-3 हल चला के, पाटा चला के जो है समतल करके जो है मॉइस्चर को कंजर्व करें। और जिन किसानों के पास अगर देसी खाद है, गोबर की खाद है या बर्मी कंपोस्ट है, तो वो लोग जो हैं वो वही जिस फसल को उन्होंने लगाना तो उसके हिसाब से आप लोग जो है गोबर की मात्रा डाल के उसको मिक्स कर लें शुरू में। फिर जो मुख्य बात आती है अच्छी किस्मों की। किसी फसल को आपने लगाना, उसका आप 1 साल पहले ही आप निर्धारित कर लें कि मेरा इतना क्षेत्रफल है, उसमें मैंने कौन सी फसल लगानी है। तो उस हिसाब से जो अनुमोदित कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और सोलन जैसे सब्जियों के लिए जो आपको अनुमोदन देते हैं, उसके अनुसार ही वैरायटीज़ को आप लेके उनको रख लें। उसके अलावा बात आती है गोबर की खाद की, मैंने बात कर दी। उसके बाद आती है कि उचित मात्रा में अनुमोदित हर फसल के लिए उचित मात्रा में उर्वरक हैं, जैसे मोटे तौर पे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। उसके अलावा अगर दलहनी फसलों की बात करें, तिलहन की बात करें तो उसके लिए सल्फर और फास्फोरस भी है। तो एसएसपी वगैरह डालते हैं तो उससे वो मिल जाता है। तो इसका भी प्रबंधन करके रखें। और उसके बाद जो है वो बीज की मात्रा, बीज को कितनी गहराई पे डालना है, ये हर फसल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो इस चीज़ का आप लोग हर फसल में आप ध्यान रखें। तो जैसे आप किसी फसल के बारे में पूछते जाएंगे तो मैं बताता जाऊंगा। बिल्कुल, आगे हम बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे हर एक रबी की जो फसलें होती हैं उसके बारे में, और उसकी क्वांटिटी बीज में क्या होनी चाहिए, वैरायटीज़ किस तरह की जो है हमारे किसान और बागबान भाई उसका चुनाव कर सकते हैं। सर आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे आपने अभी जिक्र किया दलहनी और तिलहनी फसलों के बारे में, उसके बारे में विस्तार से बताएं और उसमें जो है जो वैरायटीज़ का चुनाव हमारे किसान और बागबान भाई कैसे करें, क्योंकि हमारा यहाँ मध्य क्षेत्र भी है, निचला भी है और लाहौल जैसे क्षेत्र हैं, तो उसके बारे में बताइए। तो किसान भाई बड़ा अच्छा सवाल किया है और आपके महत्व की चीज़ है ये कि अभी तो देखो तोरिए का समय चल पड़ा हुआ है और जैसे आपने गेहूं काट दिया हुआ है, खेत खाली हो गया है आपका, सॉरी मक्का काट दिया हुआ है, तो एकदम से 2-3 बार हल चला के आप तोरिया की DK1 और जैसे भवानी वैरायटीज़ हैं उनका प्रति बीघों के हम लोग बीघे के हिसाब से खेती करते हैं, तो आपका 1 बीघे में लगभग 1 किलो बीज लगता है इसका तोरिए का, तो वो ले लें। और जितना जल्दी होता है आप लोग इसको 15 अक्टूबर से पहले तक जो है आप लोग उसको, बल्कि जितना जल्दी होता है तो रबी की फसल भी ले सकते हैं आप उसको दिसंबर में काट के, तो उसका बीज लेके और साथ में आपने कम से कम कोई किल्टे वाला एरिया है या टोकरे वाला एरिया है तो किल्टा या टोकरा 20-25 जो आपने खाद के डालने हैं टोकरे। और उसके अलावा आपने लगभग 10 से 15 किलो आपने यूरिया लेना है और 20 किलो आपने 12-32-16 या सॉरी आपने सिंगल सुपर फास्फेट लीजिए, जिससे आपको सल्फर भी मिल जाएगा और फास्फोरस भी मिल जाएगा। और लगभग 5 किलो आपने पोटाश, जो म्यूरेट ऑफ पोटाश बोलते हैं, वो ले लें और बिजाई किस्में ही आप डाल दें, खेत में मिक्स कर दें और तुरंत उसकी बिजाई कर दें छट्टा विधि से या लाइनों से। और ये तो हो गया आप लोगों की तोरिए के बारे में।
फिर बात आती है आप लोगों की गोभी सरसों, जी। जो हमारा मध्य क्षेत्र है, उसके लिए हम लोग 10 अक्टूबर से लेके आप लोग लगभग पूरा महीने के एंड तक का जो है आप गोभी सरसों लगा सकते हैं। उसके लिए ONK1 ओंकार, नीलम और शीतल, जिनको HPN1 और HPN3 भी बोलते हैं, तो ये जो वैरायटीज़ हैं इनका आप आधा किलो बीज 1 बीघा के लिए लें। उसके साथ ही, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैदावार आती है, तो इसमें जो आप 20 किलो यूरिया 30 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 8 किलो जो है इसमें आप पोटाश जो है वो बिजाई किस्म में डाल दें। नाइट्रोजन का ये ख्याल रखें कि जो नाइट्रोजन है वो आधी मात्रा आपने बिजाई किस्म में डालनी है और आधी मात्रा जो आपने जब फूल आता है उसमें आपने डालना है। फिर बात आ रही है आप लोगों की राया की। जी। राया हमारा जो निचले क्षेत्र है वहाँ लगता है, जिसको ब्रासिया एजेंसी बोलते हैं, तो वो उसका आपका पूसा सरसों 25 और पूसा सरसों 28 और पूसा अग्रणी भी है, तो ये और पूसा महक भी है। ये जो वैरायटीज़ हैं वो हमारे लिए अच्छी हैं। इसका भी आधा किलो बीज लगता है और खाद की मात्रा जो जितनी तोरिए के लिए मैंने बताई है उतनी ही मात्रा उसके लिए लगती है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। जी। फिर आपने बात कर दी साथ में इसी सवाल में कि दलहनी फसलें, तो मैंने पहले बोल दिया था चना और मसर हमारी मुख्य फसलें हैं यहाँ की। तो चना के लिए हिमाचल चना 1, हिमाचल चना 2 और बड़ा जो चना है उसका GPF2 है और HPG 17 है। ये वैरायटीज़ जो आप लोग लें। और जो आप लोगों का काला चना है इसमें जो है वो आपका कोई 6 किलो बीज जो है वो 1 बीघा में लगता है और लगभग 8 किलो बीज जो है वो आप लोगों का जो HPG 17 है, जो मोटा दाना होता है इसका, तो 8 किलो बीज लगता है। और इसमें जो है आप लोगों का कोई 10 किलो यूरिया और 30 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 5 किलो आप लोगों का पोटाश जो है वो बिजाई किस्म में ही आपने डालना है। ये तो होगी चने के बारे में मोटा मोटा मैंने आप लोगों को बता दिया। तो किसान भाइयों, आपने अगर आपके पास पेन और रजिस्टर है तो कॉपी है, उसमें काइंडली नोट कर लें और हमेशा के लिए इन बीजों का आप ध्यान से कहीं से भी या कृषि विभाग से या कृषि विश्वविद्यालय से जहाँ से भी आप लोगों को अनुमोदित बीज ये मिलते हैं वहाँ से आप लेके इनको बिजाई करें। फिर रह गया आपका मसर। मसर हम लोग अमूमन में जो धान के खेत होते हैं, धान जैसे कटता है उसके हम लोग धान के खेतों में लगाते हैं। वैसे भी किसी भी जो फसल कटती है बरसात वाली उसके बाद लगा सकते हैं। उसके लिए एक मार्कंडे है जिसको हम लोग EC1 बोलते हैं वैरायटी। उसके बाद T75 है, बिपाशा है, ये कुल्लू मंडी भी है, कांगड़ा में बहुत अच्छी चलती है ये वैरायटी। तो इन वैरायटीज़ को आप लेके इसका जो है 1 बीघे में कोई लगभग 2 किलो बीज लगता है और 2 किलो यूरिया और आप लोगों का लगभग को 20 किलो उसमें आपने सिंगल सुपर फास्फेट और 4 किलो उसमें पोटाश आपने डालना है बिजाई किस्में पे। और दलहनी फसलें जो भी हैं उसमें आप लोग 10 से 15 किल्टे या टोकरे डालें और जो तेल वाली फसलें थी उसमें 20 से 25 किल्टे आप लोग खाद के भी साथ में डालें। तो इस तरीके से दलहनी और तिलहनी फसलों की आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं और लाभ भी कमा सकते हैं। थोड़ा सा हमें तकनीक का ख्याल रखना पड़ेगा और अच्छे बीजों का, अच्छी किस्मों का चुनाव करना पड़ेगा। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब, आपने पूरा बता दिया कि दलहनी और तिलहनी जो फसलें हैं उसको हमें किस तरह से क्वांटिटी उसकी रखनी है और किस तरह से उसका किस्मों का चुनाव करना है बहुत बेहतरीन तरीके से। सर, जैसे अगर बात गेहूं की आती है, जैसे रबी फसल की जो मुख्य फसल है गेहूं, तो उसके बारे में बताएं विस्तार पूर्वक और साथ साथ में जानना चाहेंगे कि इसकी किस्में क्या रहेगी हमारे किसान और बागवान भाइयों के लिए जो उचित हो और उसमें गेहूं में भी अच्छी पैदावार कहीं ना कहीं हमारे किसान और बागवान भाइयों को मिले। किसान भाइयों, ये बड़ा अच्छा सवाल किया है दिव्या ने और किस्मों के ऊपर हम लोग आज बहुत ध्यान दे रहे हैं क्योंकि इसकी बिजाई होने जा रही है और जहाँ से भी आपको बीज मिलता है अच्छा उसको लीजिए। तो किसान भाइयों नोट करिए आप लोग, ये HS 542 और HS 562 ये नई किस्मों का अनुमोदन हुआ है आपके सारे हिमाचल के लिए और आजकल आप लोग इसका बीज जहाँ से मिलता है लीजिए और इनको लगाइए। उसके अलावा हम लोग HPW 236 लगाते रहे हैं। HPW 349 है, एक BL 507 है, BL 490 है। ये जो है ये नई वैरायटीज़ हैं और इनकी प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी है और इनकी चपाती मेकिंग जो क्वालिटी है, जो चपाती रोटी बहुत नरम बनती है, खाने में बहुत अच्छी रहती है। तो कृपया आप इन बीजों को कहीं से भी इंतजाम करें और इनको लगाएं। बीज की मात्रा की बात करें तो 1 बीघे में 8 किलो बीज आपने लगाना है
अगर आप लोग अगेता या समय पे लगा रहे हैं तो आपको 8 किलो बीज जो है वो सफिशिएंट है। जी। जैसे आप लोग 20 या 25 नवंबर के बाद, जैसे तोरिए वाला कोई खेत खाली होता है, या आप लोगों ने बरसात के बाद कोई साग वाली फसल लगाई है और नवंबर एंड में या दिसंबर 5-10 के बाद आप लगा रहे हैं, तो आप लोग फिर जो है वो लेट सीजन वाली फसलें किस्में लगाएं, और फिर बीज की मात्रा वो 8 से 10 किलो प्रति बीघा हो जाएगी। रही बात खादों की, तो आप इसमें गेहूं में कम से कम 25 से 30 किल्टे, 25 किलो का किल्टा मान के चलें या टोकरा मान के चलें, जिसको हम कांगड़ा या हमीरपुर में डल बोलते हैं, जी। तो वो 25-30 किलो की होती है। तो वो 25-30 जो किल्टे या जो डले हैं वो आप लोग 1 बीघा में डालें, और आपने 20 किलो यूरिया भी डालना, जिसका आधा बिजाई किस्में 10 किलो, और आधा आपने जब आप लोगों का 30-35 दिन की फसल आती है, एक सीआर स्टेज आती है, उस पर आपकी पौधों को सिंचाई और उसमें नाइट्रोजन की मात्रा की बहुत जरूरत होती है, तो उस समय पे आप लोग डाल दें। तो ये जो आप लोगों का 10 किलो नाइट्रोजन का यूरिया का हो गया। फिर आप लोग इसमें लगभग 25 से 30 किलो आपने सिंगल सुपरफॉस्फेट डालना है, जिससे पोटाश जो फास्फोरस जो है वो आपकी फसल को मिल जाता है। और वैसे भी हिमाचल की अम्लीय किस्म की मिट्टी है, जिसमें जो फास्फोरस है उसकी कमी रहती है, फसलों को नहीं मिल पाता है, फिक्स हो जाता है। तो उसमें 30 की किलो 25 से 30 आप फास्फोरस डालें, और 8 की किलो आपने म्यूरेट ऑफ पोटाश जो लाल वाली खाद होती है वो भी आपने बिजाई किस्में डालनी है। और देसी खाद के बारे में मैंने आपको बताई दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जुताइयाँ, हम लोग आजकल क्या करते हैं कि खरीफ की फसल जैसे हमारी खाली होती है, ट्रैक्टर वाला आता है और उसके साथ हम छट्टा दे देते हैं, और एक ही हल में हम लोग सब सारे ऑपरेशंस कर देते हैं। जुताई भी होगी और बीज भी मिल गया। बीज बड़ा गहरा चला जाता है, खेत हमारा नर्म होता नहीं है, उसकी जुताई अच्छी होती नहीं है, मिट्टी भुरभुरी नहीं होती है, पिछले खरपतवार रह जाते हैं, सख्त जमीन रह जाती है, और आपकी पौधे की जो जड़ें हैं वो नहीं फैल पाती हैं, और कमज़ोर जैसे पौधे, मरील जैसे, पीले जैसे पौधे निकलते हैं, वो ना तो अपनी बढ़वा पाते हैं और ना ही वो अच्छी पैदावार दे पाते हैं। तो जुताई, किस्में, खेत में अच्छी खाद, अच्छे उर्वरक प्रबंधन, इन चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखें। तो गेहूं के बारे में आपको मैंने विस्तृत में बता दिया। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब। और हमारे किसान और बागबान भाइयों को, जैसे डॉक्टर साहब के माध्यम से पता चला होगा कि जुताई करना कितना अहम है। जब तक आप अच्छे से खेतों में जुताई नहीं करेंगे तो आपकी जो फसल है, आपका जो पौधा है वो कमज़ोर होगा और अच्छी पैदावार आपको नहीं मिल पाएगी। इसलिए इन जो सर डॉक्टर साहब ने जितने भी सुझाव दिए हैं, आप उम्मीद करते अमल करेंगे। सर, बात करें निचले क्षेत्रों की, हम जानते हैं कि आलू जो है सब्जियों का राजा कहते हैं, तो आलू बहुत भरपूर मात्रा में निचले क्षेत्रों में उगाया जाने वाला है, तो उसके बारे में बताएं। और सबसे जो महत्वपूर्ण रहता है किस्में, कैसे किस्मों का चुनाव जो है हमारे जो किसान और बागबान भाई अच्छे से करें, ताकि जो आलू की पैदावार भी अच्छी हो और उनको उचित उसका मूल्य भी मिले बाद में। बड़ा अच्छा सवाल किया है किसान भाई, और मैं इसी आलू के संस्थान से हूँ, तो आलू के बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को ज़्यादा विस्तार से बताऊँगा। ऊपर वाले जो क्षेत्र हैं हमारे, उसमें खरीफ में लगता है आलू, जो अभी निकल रहा है, और जो निचले मध्यम क्षेत्र हैं वहाँ पर आलू अभी लगेगा। तो किसान भाई, सबसे पहली बात कि आप आलू को जो है वो अभी आप 8-10 जो दिवाली के समय तक जो है आप लोग लगा सकते हैं। अभी 10-15 अक्टूबर से लेके आप दिवाली के समय तक लगाइए इसको निचले क्षेत्रों में। इसकी जो महत्वपूर्ण किस्में हैं, एक किस्म है आप लोगों की कुफरी ज्योति, बड़ी पुरानी वैरायटी है लेकिन बहुत अच्छी है, टेस्ट में बहुत अच्छी है। उसके साथ ही एक आई है वैरायटी है जिसको हम लोग कुफरी हिमालनी कहते हैं। कुफरी गिरधारी इस क्षेत्र में लगती है, कुफरी गिरिराज लगता रहा हुआ है, ठीक है। और लाहौल वाले किसान तो लगाते हैं, गर्मी में लगाते हैं, तो वो वहाँ पर चंद्रमुखी भी लगाते हैं। तो उन क्षेत्रों के लिए, क्योंकि वो गर्मी में लगती है, तो मैं आप लोगों को इसका ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण कुफरी करन आ चुकी है वैरायटी, ये भी आप लोग लगा सकते हैं। तो इनको जो है आप 2 क्विंटल बीज जो है 1 बीघा के लिए लगता है। 1 हेक्टेयर में हमारा 20 से 25 क्विंटल, और 1 बीघा के लिए लगभग ये 2 क्विंटल बीज बैठता है। तो बीज का जो साइज़ है, 2 की आंखें मिनिमम होनी चाहिए, और 30 से 40 ग्राम का, मैक्सिमम 50 ग्राम तक का एक उसका पीस होना चाहिए। और हमेशा चाहे वो दालें, तिलहनी या कोई भी फसल है, तो उसका बीज और आलू का भी जो ट्यूबर है उसको जो है आपने ट्रीट करना है बेबिस्टिन के साथ, ठीक है। आपने 10-15 लीटर का पानी का घोल लेके 2 ग्राम 2.5 ग्राम बेबिस्टिन जो है प्रति लीटर के हिसाब से मिला के
जैसे आपने आलू छांटे उनको डिप करना है आधे घंटे के लिए, उसके बाद खेत में लगा देना है। जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात आती है इसमें जुताई की, फिर जुताई, क्योंकि आलू एक आपका ये ट्यूबर क्रॉप है, ये जी। मिट्टी के अंदर ये फैलता है, साइज फैलता है। बनता है। तो खेत को 3-4 बार जुताई करें, अच्छी जुताई करें। कुछ 40 किल्टे या टोकरे जो है वो सड़ी गली खाद का डालें बजाय जुताई के समय ही। फिर उसके साथ ही आप लोगों को लगभग इसमें 1 बीघे में कोई 26 किलो जो है वो यूरिया की जरूरत पड़ती है, जिसका जो आधा हिस्सा आप 13 किलो के करीब जो है जी। खेत को तैयार करते हुए या बिजाई के समय ही डाल दें। जी। और इसमें लगभग आप लोगों का 50 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 50 किलो तक आप लोगों का सिंगल सुपर फास्फेट भी चाहिए, जिससे पोटाश जो है, फास्फोरस जो है वो आप लोगों के खेतों में जो है वो आलू को मिलेगा। जी। उसके अलावा आप लोगों का लगभग आप लोगों का 20 से 25 किलो जो है वो आप लोगों का 15 से लेकर 25 किलो तक आप लोगों ने पोटाश भी डालना है, जिसको लाल खाद हम लोग बोलते हैं प्रति बीघे के हिसाब से। तो ये मोटा मोटा आप लोगों को मैंने बीज कितना डालना है, जुताई कितनी करनी है, और आप लोगों को उसके अलावा मुख्य किस्में कौन सी हैं, तो इस के बारे में बता दिया। और इसमें एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है कि हम लोग ऐसे लगा देते हैं, हम लोग जो है जहाँ सिंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ ये निश्चित कर रहे हैं कि इसको जो हम लोग मेड़ों पे लगाएं। जी। जी। और वैसे भी हर क्षेत्र में मेड़ों पे लगाएं, तो ये मेड़ की जो दूरी है, लाइन टू लाइन की जो दूरी है वो 60 सेंटीमीटर हो, जी। और ट्यूबर टू ट्यूबर विद इन लाइन जो है वो लगभग 20 सेंटीमीटर की जी। दूरी हो। उससे जो है पौधे को फैलने में, निराई गुड़ाई में और मॉइस्चर और उसकी जड़ों को या ट्यूबर को बनने के लिए एक अच्छा स्पेस मिलता है। उसके अलावा जब ये आप लोगों का आलू 30-35 दिन का हो जाता है तो उसमें आप गुड़ाई भी करें, और साथ में जो मैंने आधी मात्रा जो बची हुई थी नाइट्रोजन की वो भी दे दें, और उसके बाद उसको मिट्टी से ढक दें। इस तरीके से करके आप लोग जो है वो हमारे निचले और निचले मध्य क्षेत्र में जो है वो आलू की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान और बागबान भाइयों को आपके माध्यम से जानने को मिली। सर, जो महत्वपूर्ण फसल रहती है, जैसे गोभी है रबी की फसल, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये जो फसलें हैं ये उगाई जानी हैं, तो आमतौर पर हम क्या देखते हैं कि किसान मार्केट जाता है, जो अवेलेबल होती है जो किस्म वैरायटी वो वही उठाकर हमारे अपनी जो है ज़मीन में लगा देता है, जिससे बाद में पैदावार अच्छी नहीं होती है, कहीं ना कहीं किसानों को निराशा भी होती है इतनी मेहनत के बावजूद। तो आप हमारे किसानों को कुछ एक ऐसी वैरायटीज़ बता दीजिए जिससे जो किसान की पैदावार बाद में अच्छी हो और उनको उचित जो मूल्य है बाद में मार्केट में मिले। दिव्या जी, आपने बड़ा तकनीकी तौर पर बड़ा सटीक सवाल पूछा है। किसान भाइयों, हम लोग सब देखते हैं कि जो हमारा डीलर होता है उसके पास हम लोग जो भी चीज़ होती है उसी को ले आते हैं। जी। हमने अगर आलू बीजना है, मटर बीजने हैं, या गोभी की बात की, हमने पत्ता गोभी की बात की, तो हम लोगों का जो अवेलेबल बीज होता है उसी को हम लोग लेके लगा देते हैं। जी। बाद में पता चलता है उसकी उस जलवायु की या उस मौसम के लिए वो उपयुक्त बीज था ही नहीं, किस्म थी नहीं। तो हमेशा वही किस्में लगाएं किसी फसल की। जो हमारा पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय है या सोलन का जो हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री विश्वविद्यालय है, उन्होंने जो विभिन्न किस्में फसलों के लिए, चाहे सब्जियों के लिए जो अनुमोदित किए, उन्हीं को ही लगाएं। हम लोग ऐसी कोई फसल ना, ऐसी कोई किस्म ना लगाएं जो अनुमोदित नहीं है। तो आप लोग हमेशा ख्याल रखें। एक और चीज़ ख्याल रखें, आप लोग जो एक्सपायरी डेट वाला सीड जो कभी ना लगाएं। जी। हम लोगों को जो उसका पैकेट होता है उसके पे देखने के कितने बीज की उसकी कहीं एक्सपायरी डेट तो नहीं आ गई है। और हमेशा बिल भी लें। अगर कहीं उसने गलत बीज दे दिया, कई बार पैकिंग में डेट मिटा देते हैं, तो हम उसको लीगली पकड़ सकते हैं। उसके साथ हम लोग अनुवाद जो है संवाद कर सकते हैं, भाई आपने गलत चीज़ हमें दे दी। तो रही बात आप लोगों की कॉलीफ्लावर के बारे में, गोभी के बारे में पूछ रहा, तो ये पूसा स्नोवाल एक वैरायटी आती है। पूसा स्नोवाल K1 एक वैरायटी है, पूसा स्नोवाल K25 एक और वैरायटी है। उसके अलावा पूसा स्नोवाल हाइब्रिड 1 है, 2 है। ये जो किस्में हैं इनको आप लगाइए और ये अनुमोदित है हमारे क्षेत्रों के लिए। वैसे ही अगर आप लोग गोभी की, पत्ता गोभी की बात करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास गोल्डन एक्कर बड़ी अच्छी वैरायटी है, काफ़ी सालों से है। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब। और आपने काफ़ी कुछ बताया हमारे किसानों को कि बीजों का चुनाव, खेत में जुताई किस तरह से महत्वपूर्ण रहती है। जो प्रथम चरण में खेत की जुताई अच्छे से करें तो कहीं ना कहीं जो फसल है वो स्ट्रॉन्ग होगी और आपकी जो पैदावार है अच्छी होगी। डॉक्टर साहब, आज आपने रबी की जो फसलों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। दर्शकों, आज हमने जाना कि रबी की फसलों का जो है पैदावार अच्छी किस तरह से कर सकते हैं, बीजों की वैरायटी और उसका चुनाव कैसे करें, इस पर महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब के माध्यम से आप सभी को जानने के लिए मिली। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। कल के नए अंक में फिर आप सभी के बीच में कृषि जगत कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।